वेलकम एवरीवन। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल PCS जय हो में स्वागत है। आज से हम लोग currentaffair.com मैगज़ीन की शुरुआत जनवरी 2022 की मैगज़ीन है इससे करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे PCS हो, UPSSC हो, सारे एग्ज़ामों के लिए यह मैगज़ीन महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। होता है उससे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें उसका पहला सेगमेंट में है कि 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की घोषणा की जा चुकी है, जो कि गोवा में हुआ था। यह महोत्सव 52वें अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है। यह गोवा में हुआ और यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया था। इसका आयोजन किया था फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा के इंटरटेनमेंट सोसाइटी, गोवा सरकार और भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। किसके द्वारा? गोवा के इंटरटेनमेंट सोसाइटी और गोवा सरकार और फिल्म समारोह निदेशालय इसका आयोजन किया था। पुरस्कार विजेता की घोषणा की गई। इसमें पहले थे मसाकाजु कोनके ने ये फिल्म बनाई है, जापानी फिल्म है जिसका नाम है रिंग वांडरिंग। इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया, जिसे गोल्डन पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेक रिपब्लिक निर्देशक वाक्लावा कर्नाटक की फिल्म सेविंग इन हु वाज डेड को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिल्वर पिकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए और देखते हैं दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला के लिए सिल्वर पिकॉक शार्लोट के रूप में स्पेनिश अभिनेत्री एंजेला मेलिना को दिया गया। निखिल महाजन और ब्राज़ीली अभिनेता रेनाल्ड कार्वाल्हो को मराठी फिल्म गोदावरी द फास्ट फॉड में अभिनय के लिए विशेष जूरी पुरस्कार के लिए सिल्वर पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? जूरी पुरस्कार के लिए सिल्वर पुरस्कार किसे दिया गया? रेनाल्डो कार्वाल्हो को मराठी फिल्म गोदावरी द फास्ट फील्ड में अभिनय के लिए। चार्ड फिल्मकार महासाले हरनाम द्वारा लिंगुई द सेक्रेड वांट ने ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता। लिंगुई द सेक्रेड वांट्स ने ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता। दिग्गज अभिनेत्री, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है 52वें फिल्म महोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय। हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को 2021 के लिए इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया। इस्तेवान सजाबो और मार्टिन स्कोर्सीज को विश्व सिनेमा में योगदान के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। तो आगे चलते हैं। इसका मुख्य आकर्षण था आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ देश के आज़ादी का 75वां वर्ष मनाता है, इसलिए 76वां युवा फिल्म निर्माताओं की पहली IFF की पहल में जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर IFFI जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी रचनात्मकता को प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है। पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ ब्रिक्स फिल्म समारोह का भी आयोजन किया गया। पहली बार जिसमें OTT प्लेटफार्मों ने भाग लिया और IFFI में सिनेमा के 75 रचनात्मक युवा मस्तिष्कों को सम्मानित किया गया। नेटफ्लिक्स, अमेज़न, सोनी, अन्य जैसे सभी OTT प्लेटफार्म ने फिल्म फेस्टिवल में पहली बार हिस्सा लिया। IFFI 2021 में 73 देशों की 148 से अधिक विदेशी फिल्में पेश की गई। भारतीय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शिरकत किया। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगला न्यूज़ है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स। न्यूयॉर्क सिटी के कासा सिप्रियानी में 22 नवंबर 2021 को आयोजित वार्षिक समारोह इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 पुरस्कार प्रदान किए गए। यह पुरस्कार 49वां संस्करण था। पुरस्कार ने 1 जनवरी 2020 और 3 दिसंबर 2020 के बीच मूल रूप से अमेरिका के बाहर निर्मित प्रसारित टेलीविज़न कार्यक्रमों और गैर अंग्रेजी भाषा के प्राइम टाइम कार्यक्रमों में उत्कृष्टता को मान्यता दी। इसमें क्या होता है कि अमेरिका के बाहर जो फिल्में प्रसारित की जाती है टेलीविज़न कार्यक्रम में जो अंग्रेजी भाषा में नहीं होती, उसे यूएस प्राइम टाइम कार्यक्रम में उत्कृष्टता रूप से मान्यता दी जाती है। और इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 में दुनिया भर में 24 देशों से 11 श्रेणियों में लगभग 44 व्यक्ति थे। भारत ने 3 नामांकन दिए थे, जिसमें सुष्मिता सेन स्टारर आर्या के लिए, वीरदास और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बनाए गए थे, लेकिन किसी भी नामांकित व्यक्ति ने यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत प्राप्त नहीं कर पाई। फिर भी इसके जो प्रमुख विजेता थे उसके नाम हमें याद करना है कि एमी अवार्ड के जो बेस्ट विजेता थे, प्रमुख विजेता, उनमें कौन कौन से थे। पहले थे बेस्ट एक्टर के रूप में डेविड टेनांट, डेस के लिए दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस हेले स्क्वायर। बेस्ट ड्रामा सीरीज तेहरान इजराइल को दिया गया। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कॉल माय एजेंट सीजन 4। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री होप फ्रोजन। बेस्ट टीवी मूवी एंटोनी क्रॉसिंग। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमी का बेस्ट एक्टर डेविड टेनांट और बेस्ट एक्ट्रेस हेले स्क्वायर, बाकी याद रख सकते हैं। पुरस्कार के बारे में कहा जाए तो यह पुरस्कार एमी अवार्ड टेलीविज़न उद्योग के एक विशेष क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानने के लिए वार्षिक रूप से प्रदान की जाने वाली एक ट्रॉफी है। एमी अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 मनोरंजन पुरस्कारों में से एक माना जाता है। अन्य 3 पुरस्कार हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे ग्रैमी अवार्ड। पूछा जाता है मिलान के लिए एग्जामों में कि ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है, और संगीत से संबंधित है। ऑस्कर फिल्मों के लिए दिया जाता है। और टोनी अवार्ड थिएटर के लिए दिया जाता है। तो एमी भी एक लघु प्रतिमा एक पंख वाली महिला को पकड़े हुए दर्शाती है। एमी लघु प्रतिमा एक पंख वाली महिला को परमाणु पकड़े हुए दर्शाती है, जिसे टेलीविज़न इंजीनियर लुई मैकमैनस द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिन्होंने अपनी पत्नी को मॉडल के रूप में प्रयोग किया गया था। मतलब एमी अवार्ड में जो चित्र बनाया गया है, जो प्रतिमा बनाई गई है, उसमें जो है एक पंख वाली महिला को परमाणु पकड़े हुए दर्शाई गई है, जो टेलीविज़न इंजीनियर लुई मैकमैनस द्वारा डिज़ाइन किया गया था। तो ओमिक्रॉन, अगला न्यूज़ है ओमिक्रॉन। अभी एक कोरोना वेरिएंट का एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। ये भी कोरोना के बाद महामारी को लेकर आने वाला, फिर से सावधान रहना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 26 जनवरी 2021 को वेरिएंट ऑफ कंसर्न वीओसी ने B1.129 संस्करण नामित किया है WHO ने, तो इसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। WHO द्वारा SARS-CoV-2 वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह नया कोविड-19 स्ट्रेन पहले दक्षिण अफ्रीका में जीनोमिक्स निगरानी के लिए नेटवर्क द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पहचाना गया था। इसको कहाँ पहचाना गया? दक्षिण अफ्रीका में। इस संस्करण में असामान्य रूप से बड़ी संख्या में उत्परिवर्तन होता है। इसके म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कई उपन्यास हैं, और इनमें से महत्वपूर्ण संख्या ओमिक्रॉन संस्करण की खोज के अधिकांश कोविड-19 टीकों द्वारा लक्षित स्पाइक प्रोटीन को प्रभावित करते हैं। मतलब ये जो कोविड टीका लगा है उसको भी ये प्रभावित कर सकता है। यह मूल वायरस से कितना अलग है ये देखते हैं। डेल्टा संस्करण की तुलना में B1.529
खराब स्पाइक म्यूटेशन की संख्या में 2 गुना अधिक है। मतलब जो म्यूटेशन डेल्टा का था जितना, उससे 2 गुना इसका ज़्यादा है। तो इस नए स्ट्रेन के स्पाइक प्रोटीन में एक बहुत ही उच्च चिंताजनक उत्परिवर्तन है। इसमें बहुत ही, इसको इस संस्करण की तुलना में एक वास्तविक चिंता का विषय है। WHO के अनुसार यह संक्रामकता में वृद्धि हुई है। निदान और चिकित्सा विज्ञान की प्रभावशीलता में कमी आई है। चूँकि संस्करण में बड़ी संख्या में म्यूटेशन होते हैं, इसलिए वायरस कैसे व्यवहार करता है इस पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। ओमिक्रॉन एक महामारी विज्ञान और सहसंबंध पूरी तरह स्थापित नहीं है। ओमिक्रॉन के लक्षण क्या हैं? इसके लक्षण पर कोई आधिकारिक डाटा नहीं है, फिर भी वेरिएंट की तुलना में इसके अलग लक्षण हैं। दक्षिण अफ्रीकी मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार शरीर में थकान, दर्द ओमिक्रॉन के कुछ लक्षण हैं। ओमिक्रॉन की सकारात्मक परीक्षण करने वाले लगभग गंभीर सिरदर्द और थकान शामिल हैं। अब तक किसी भी रोगी ने गंध, स्वाद की हानि या नाक की गंभीर रूप से अवरुद्ध होने या शरीर के तापमान में, मतलब स्वाद की, गंध की हानि या नाक की गंभीर अवरुद्ध होता है और शरीर के तापमान में वृद्धि होती है, तो उल्लेख नहीं किया है कि जो कोविड-19 के अन्य भेदों में से प्रतियुक्त लक्षण थे इसमें भी होंगे। ऐसा भी नहीं बताया जा सका है। तो महत्वपूर्ण वेरिएंट और उनकी उत्पत्ति विभिन्न इतिहास में आप जाके देखें पीछे। ओमिक्रॉन नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में पहचान। ओमिक्रॉन की पहचान हुई नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में। और MUB.1621 कोलंबिया में 2021 में शुरू में उभरा। लैम्ब्डा के अंत में पेरू में उभरा। लैम्ब्डा जो है 2020 के अंत में पेरू में उभरा। डेल्टा B1617.2 2020 के अंत में भारत में उभरा। दुनिया भर में फैल गया डेल्टा 2020 में। और गामा जो है P.1 के नाम से जाना जाता है, जिस शुरू में ब्राज़ील से स्टार्ट हुआ। और बीटा B.1.351 दक्षिण अफ्रीका 2020 में उभरा। और अल्फ़ा B.1.17 2020 के अंत में ब्रिटेन में उभरा। एक इंडेक्स आया है, ग्लोबल ड्रग्स इंडेक्स 2021। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसमें जितना इम्पोर्टेंट है बस उतना ही देखा जाए। हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम द्वारा 7 नवंबर 2021 को प्रथम ग्लोबल ड्रग इंडेक्स जारी किया गया। इस सूचकांक में मानवीय और स्वास्थ्य आधारित दवा नीतियों के संबंध में इसे जारी किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे, द्वितीय स्थान न्यूजीलैंड, तृतीय स्थान पुर्तगाल, चौथा ब्रिटेन और पांचवा ऑस्ट्रेलिया प्राप्त किया है। और सबसे अंतिम रैंक जो है मैक्सिको का है, और जिसमें भारत का रैंक 18वां है, जो कि भारत का 18वां रैंक है। ये भारत का 18वां स्थान है, बस इतने। और यह सूचकांक जो है राष्ट्रीय स्तर की दवा नीतियों का दस्तावेजीकरण, उपाय और मिलान करता है। यह प्रत्येक देश को एक रैंकिंग प्रदान करता है जो दिखाता है कि उनकी दवा नीतियाँ कार्यान्वयन मानवाधिकार और स्वास्थ्य के विकास के संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के साथ कितना संरेखित है। ये इतना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आइए देखते हैं यूपी का एक न्यूज़।
उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2021 को एक नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर शहर के पास बनाया गया। जेवर एयरपोर्ट के बारे में देखें तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में जाना जाता है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जो उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। राजधानी क्षेत्र में दूसरा एरोड्रोम है, जिसके सितंबर 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। तो जो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है नोएडा का, ये 2024 तक चालू होने की उम्मीद है। यह पर्यावरण के लिहाज से देश का पहला नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट होगा। इसमें 6 रनवे एक साथ एक बार में सभी विस्तार पूरे हो जाने पर यह भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा और दुनिया का सबसे बड़े हवाई अड्डों में से एक होगा। यमुना एक्सप्रेस वे से यह जोड़ा जाएगा, जिससे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आगरा, मथुरा, वृंदावन पहुंचने में मार्ग मिल सकेगा। इस एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस कार्यान्वयन इसकी एजेंसी होगी। एयरपोर्ट को पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाना है, पहले चरण में वर्ष 2024 तक, और इसमें लागत आएगी 1,50,00,000 करोड़ की लागत से 1,050 करोड़ की लागत आएगी। 10,050 करोड़ की लागत से 1,300 हेक्टेयर भूमि पर नोएडा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। पहला चरण पूरा होने पर नोएडा कौन चुना गया? इंदौर 5वीं बार। शहरों की रैंकिंग 3 मानकों के आधार पर की जाती है। पहला है सर्विस लेवल प्रोसेस प्रमाणन, नागरिकों की आवाज़ है। सबसे स्वच्छ शहर इसमें है इंदौर, प्रथम स्थान पे इंदौर ही है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर यदि पूछा जाए तो सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी उत्तर प्रदेश, और सबसे अधिक शहरी स्थानीय निकायों वाला स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है। 1 लाख से कम आबादी वाला वीटा शहर महाराष्ट्र वाला सबसे स्वच्छ शहर है। 1 से 3 लाख आबादी वाला दिल्ली नगर पालिका सबसे स्वच्छ छोटा शहर है। सबसे अधिक शहरी आबादी स्थानीय निकायों वाला सबसे स्वच्छ राज्य झारखंड। 3 से 10 लाख आबादी वाला नोएडा सबसे स्वच्छ मध्यम शहर है। नोएडा 3 से 10 लाख आबादी वाला सबसे स्वच्छ मध्यम शहर अगर पूछा जाए तो नोएडा उत्तर प्रदेश का है। वेरी इंपॉर्टेंट यूपी के लिए है। 10 से 40 लाख आबादी वाला सबसे साफ और बड़ा शहर नवी मुंबई महाराष्ट्र। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड गुजरात का अहमदाबाद छावनी। सबसे स्वच्छ जिला अगर पूछा जाए तो गुजरात का सूरत है। सबसे तेज़ चलने वाला छोटा शहर होशंगाबाद मध्य प्रदेश, सबसे तेज़ चलने वाला। नागरिकों के फीडबैक में सर्वश्रेष्ठ छोटा शहर त्रिपुटी महाराष्ट्र। और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में शीर्ष शहर नवी मुंबई, जिसमें सफाई मित्र जो थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से कार्य किया, तो वो है नवी मुंबई वाला शहर। तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद दिव्या प्लेटिनम के रूप में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और तिरुपति को दिव्या प्लेटिनम के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है प्रेरक सम्मान के तहत। यह स्वच्छ सर्वेक्षण पूरे भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा, सफाई का वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारत की स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त करना था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के तहत सभी शहरों को रैंक करता है। इसमें भारतीय गुणवत्ता परिषद को कार्यक्रम भागीदार के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा भारत के स्वच्छता अभियान में जो है साफ सफाई के लिए शहरी मामलों मंत्रालय के साथ मिलकर इसे जो है आगे बढ़ाया इसकी जांच में।
इसमें भारतीय गुणवत्ता परिषद को कार्बन भागीदार शामिल किया गया। पहला सर्वेक्षण वर्ष 2016 में शुरू किया गया था, जिसमें कितने शहर थे? 73 शहर को शामिल किया गया था वर्ष 2016 में, और 2020 तक के सर्वेक्षण में 4242 शहरों को कवर किया गया है और कहा गया कि यह दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है। इस तरह तीनों कृषि कानून बिल जो है समाप्त करने की प्रधानमंत्री जी ने इसको संसद में पेश कर दिया है। इस विधेयक को अभी पारित होना बाकी था। इसमें किसान उपज एवं व्यापार वाणिज्य विधेयक था, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता विधेयक था, और आवश्यक वस्तुओं में जो संशोधन विधेयक था उसको भी निर्देशित कर दिया गया। भारत में कृषि क्षेत्र में की जो स्थिति है वो उसमें दिया गया है कि जो कृषि और संबद्ध क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था में जीवीए की हिस्सेदारी ग्रास जीवीए की हिस्सेदारी 20% है। भारतीय कृषि लागत कृषि का लगभग 2/3 वर्षा पोषित है। लघु और सीमांत जोत देश की कुल कृषि भूमि के लगभग 90% है। लघु और सीमांत जोत देश की कुल लगभग 90% ही है। तो वर्तमान में शीर्ष 10% परिवार भारत की कुल खेती योग्य भूमि के लगभग 50% पर रह रहे हैं। मतलब 10% परिवार खेती योग्य भूमि के लगभग 50% पर रह रहे हैं, जबकि नीचे के 50% भारत की कुल खेती योग्य भूमि के 0.5 से कम पर खेती कर रहे हैं। अभी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का समापन हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम्स के लिए। आइए देखते हैं। इसका आयोजन अक्टूबर 17 से 14 नवंबर 2021 तक आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खेला गया। आईसीसी T20 का यह कैसा संस्करण था? यह 7वां संस्करण था। 2007 से आयोजित किया जा रहा है। यह यूएई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम आयोजित फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 विश्व कप जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया का यह पहला T20 विश्व कप था जिसको इसने जीता है। इसके पहले काफ़ी आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी इसने जीता है काफ़ी। मिचेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। डेविड वार्नर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। इसका मेज़बान स्थल या टूर्नामेंट शुरू में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित था, लेकिन कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था। तो टूर्नामेंट का आयोजन 2021 में भारत में होने की उम्मीद थी, लेकिन मेज़बानी को यूएई और ओमान में बदल दिया गया। तो अंततः यूएई और ओमान में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 का आयोजन हुआ था। इसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया और 15 खिलाड़ियों के दस्ते का चयन किया गया था, और एक प्रारंभिक दस्ते की घोषणा की जिसे क्वारंटीन शुरू होने से 4 दिन पहले तक संशोधित किया जा सकता था, और कोविड-19 नियमों का भंडार के रूप में 7 खिलाड़ियों को ले गए। कार्यक्रम सूची टीमों के बीच कुल 45 मैच खेले गए। 16 टीमें थीं। पहले राउंड में 8 टीमें सुपर 12 के लिए क्वालिफाई हुई, जिसमें 2 ग्रुप की 2 टीमों ने अगले चरण में जगह बनाई। 45 मैच खेले गए, 16 टीमों ने भाग लिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेविड वार्नर। सर्वाधिक रन बनाने वाले बाबर आजम 303 रन। सर्वाधिक विकेट लेने वाले वनिंदु हसरंगा। और सर्वश्रेष्ठ औसत बल्लेबाजी किया था जोश बटलर इंग्लैंड के। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर एकमात्र शतक लगा था इस T20 वर्ल्ड कप में जोश बटलर के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पैट कमिंस के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ अर्धशतक बाबर आजम। सर्वाधिक 6 जोश बटलर ने लगाए और सर्वाधिक चौके डेविड वार्नर। और सबसे अच्छी औसत से गेंदबाजी पॉल स्टर्लिंग आयरलैंड ने किया। सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन एडम जंपा 5 विकेट लेकर मात्र 19 रन 4 ओवर में। अब तक T20 विश्व कप विजेता रही टीमें हैं 2021 में ऑस्ट्रेलिया, 2016 वेस्ट इंडीज, 2014 श्रीलंका, 2012 वेस्ट इंडीज। भारत का अपना एकमात्र 2007 में जो है पाकिस्तान को पराजित करके जीते थे। श्रीनगर यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ के रूप में शामिल किया गया। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को द्वारा 8 नवंबर 2021 को जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के हिस्से के रूप में नामित किया गया। श्रीनगर शहर को शिल्प और लोक कला के लिए
रचनात्मक शहर नामित किया गया। किस क्षेत्र के लिए? यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, शिल्प और लोक कला के लिए रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया। यह जयपुर के बाद, इसके पहले जयपुर था रचनात्मक शहर किसमें? शिल्प और लोक कला में श्रेणी में नामित होने वाला देश का अपने केवल दूसरा शहर है। शिल्प और लोक कला के लिए रचनात्मक शहर नेटवर्क में श्रीनगर में शामिल होने से शहर के लिए यूनेस्को के माध्यम से वैश्विक मंच पर अपने हस्तशिल्प का प्रतिनिधित्व करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। श्रीनगर गौरव हासिल करने वाला छठा भारतीय शहर है। यूएनसीसी में कुल शहर 49 शहर हैं। इस नेटवर्क में 49 नए शहर ही शामिल किया गया है, जिसमें से नेटवर्क में अब 90 देशों में कुल 295 शहर हो गए हैं। यूएनसीसी में भारतीय अन्य शहर हैं चेन्नई और वाराणसी संगीत क्षेत्र में, जयपुर शिल्प और लोक कला में, मुंबई फिल्म श्रेणी में, हैदराबाद पाक कला में। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज यूसीसीएन, यह है यूनेस्को द्वारा 2004 में शुरू किया गया एक परियोजना है जो उन शहरों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए है जिन्होंने रचनात्मकता को उनके शहर विकास में एक रणनीतिक कार्य के रूप में मान्यता दी है। इसका उद्देश्य रचनात्मक सांस्कृतिक उद्योगों को स्थानीय स्तर पर अपनी विकास योजनाओं को केंद्र में रखना और उद्योगों को स्थानीय स्तर पर विकास के रूप में योजना को केंद्र में रखना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क यूसीसीएन में शहरों को 7 रचनात्मक क्षेत्र नामित किया गया है, जिसमें साहित्य है, डिजाइन है, शिल्प है, लोक कला है, फिल्म है, संगीत है और मीडिया कला है और पाक कला। तो इस तरह से लगभग 7 रचनात्मक क्षेत्रों को यह यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में नेटवर्क को जारी करता है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर अगले सेगमेंट में हम लोग राष्ट्रीय मुद्दों को देखेंगे। ये न्यूज़ टॉक के रूप में जो आती है मैगजीन में, उसका हिस्सा था। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट्स, थैंक्स।